हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम एनसीईआरटी का 8th चैप्टर करेंगे। 6th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की। ये इससे पहले हम 7th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखिए अशोक के बारे में पढ़ा था। अशोक एक राजा था जिसने अपने युद्ध का त्याग कर दिया था। देखिए, इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग किसका नाम था? कलिंग उड़ीसा को कहते थे पहले। तो उस पर जब आक्रमण किया इसने, बहुत सारे लोगों को वहाँ मारा था और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। तो उससे इसका हृदय परिवर्तित हो गया था। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और ये अशोक जो था, ये कौन से वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलके? चाणक्य के साथ। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और चंद्रगुप्त के बेटे थे कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे थे अशोक, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। अशोक। नेक्स्ट अब देखते हैं। देखिए, अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, थोड़ा सा रिवीजन है। ये लोहे के औजार और खेती, ये कब शुरू हुआ था? तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। जब हमने देखिए महापाषाण कब्रों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था ये लोहे के औजार मिले थे बहुत सारे उन कब्रों के पास। महापाषाण कब्रें क्या थी? महापाषाण का मतलब होता है, महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर। तो कब्रें जो थी मिली थी उस समय, उनके चारों ओर पत्थरों को सजाया गया था, बड़े बड़े पत्थरों को। उसी को महापाषाण काल कहा गया था। उसमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हमने अध्याय 4 में पढ़ा है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। तो देखिए, लोहे के फाल, हल के जो फाल होते थे उससे जुताई अच्छे से हो जाती थी, गहरी। तो हमने ये कब पढ़ा था? तो ये हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था। उत्तर वैदिक काल जब आया था तो कृषि में एक क्रांति आ गई थी। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था उस समय। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या था? सिंचाई की सिंचाई भी हुई थी। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। देखिए, जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे, राजा कैसे बने रहेंगे? देखिए, जब गांव समृद्ध होते हैं, किसानी मतलब कृषि अच्छी होती है, तभी वो कर जो होता है इकट्ठा कर पाते हैं। राजा ज़्यादा कर मिलता है तो वो ज़्यादा विकास करते हैं, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं कृषि का। तो जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते क्या विकास हुआ था? रोपाई शुरू हो गई थी। रोपाई क्या होता है? जहाँ एक एक पौधे को रोपा जाता है ज़मीन में, तो उससे उपज काफ़ी बढ़ गई थी। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। कब? अशोक के बाद। देखिए, अशोक ने भी बहुत सारी नहरें, कुएं, तालाब बनवाए थे, उसी का दिया है ये। देखिए, इस समय कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए थे सिंचाई के लिए, तो और ज़्यादा अधिक कृषि बढ़ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गांव में कौन रहते थे ये देख लेते हैं। गांव में उस समय कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण, देखिए उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? उपमहाद्वीप मतलब जो हमारा भारत है, भारत के आस पड़ोस के देश जो भी हैं उन सबको मिला के भारतीय उपमहाद्वीप बन जाता है। तो इनके हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में, देखिए नीचे वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में भूस्वामियों को वेल्लला कहते थे। बड़े बड़े भूस्वामियों को, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लला। साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमि मजदूर
दास, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान जो था वो ग्राम भोजक कहलाता था। देखिए देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान कौन कहलाता था? ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। जो ग्राम प्रधान का पद था वो आनुवंशिक था। आनुवंशिक मतलब होता है एक ही वंश का बेटा उसका वो फिर से वो प्रधान बन जाता है, फिर उसका बेटा प्रधान बन जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे ही चलता है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो देखिए भूस्वामी जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है, सबसे बड़ा भूस्वामी है, वो ही क्या होता था? ग्राम भोजक होता था, ग्राम का प्रधान होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। देखिए जो भी कर वसूलना होता था उस गांव का, तो वो राजा जो होते थे वहाँ के, वो भूस्वामियों को ही दे देते थे, मतलब ग्राम भोजकों को ही इसका काम दे देते थे कि तुम अपने गांव से कलेक्ट करके हमें दोगे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। लड़ाई वगैरह हो जाती थी होगी गांव में तो ये निपटाते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। गृहपति किसे कहते थे? जो छोटे किसान होते थे, जिनके पास जमीन कम होती थी। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। शिल्पकार किसे कहते हैं? जो हैंडी क्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं, हाथ से चीज़ें बनाते हैं, उनको शिल्पकार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। देखिए जो तमिलनाडु में, तमिल पूरा एरिया था वो काफ़ी बड़ा, तमिलनाडु दक्षिण भारत में, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि संगम किसे कहा जाता था दक्षिण भारत में। तो देखिए इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। जब क्या था? 2300 साल पहले ही देखिए मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ था। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था। ये क्वेश्चन देखिए इम्पोर्टेंट है कि संगम क्यों कहते थे इनको? क्योंकि मदुरै कहाँ है? ये तमिलनाडु में ही है। के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। देखिए वहाँ पर कवियों का सम्मेलन होता था, फिर मतलब बहुत सारे कवि मिलकर वो करते थे, मतलब सम्मिलित होते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे और वहीं पर इन संगम साहित्य का संकलन किया जाता था। तो इसीलिए इनको संगम कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का नाम उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। देखिए जो हमने अभी पढ़ा है कि बड़े किसानों को वेलल्ला कहते थे, छोटे किसानों को, तो ये सब उल्लेख कहाँ मिला है? ये संगम साहित्य में ही मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, नगर। नेक्स्ट है नगर। क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। देखिए जातक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जातक किसे कहते हैं, तो वो कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित होती थीं जातक कहलाती थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, इधर उधर भिक्षा मांग के खाते थे, तो वो लोग ही इनको संकलित करते थे, क्योंकि वो जगह जगह जाते थे, गांव में भी शहर में भी। तो जो लोग, आम लोगों में जो प्रथाएं, जो कहानियाँ प्रचलित होती थीं, वो उनको संकलित कर लेते थे। यहाँ एक जातक कथा दी गई है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे कथा दी गई है एक निर्धन की चतुराई। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहरों,
शहर महाजनपदों की राजधानी थे। देखिए हमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि महाजनपदों का विकास हो गया था, जन से जनपद बना था और जनपद से महाजनपद बन गए थे। महाजनपद 16 महाजनपद बाद में उभर कर आए थे और इन महाजनपदों की राजधानियां भी थीं। तो ये यही बोल रहा है, महाजनपदों की राजधानियां थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। तो उनमें देखिए कई शहर जो थे वो उनके चारों ओर प्राचीर बना दी जाती थी, ऊंची ऊंची प्राचीर मतलब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती थी, बाहर से कोई शत्रु उन पर हमला ना कर सके, इसलिए सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। इसी को परकोट इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। देखिए वलयकूप क्या होते हैं, ये देखिए ये चित्र देख रहे हैं आप, ये वलयकूप मिले हैं घरों में। इसमें देखिए पानी जाने के लिए सुविधा दी जाती थी। ये पढ़ लेते हैं। वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने जहाँ पर नहाते हैं, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। नेक्स्ट, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक न टिक पाए हों। इन चीज़ों की अवशेष नहीं मिले हैं तो हम पता नहीं लगा सकते। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। देखिए पुरातत्वविद जो हैं वो आज भी खोज में जुटे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। देखिए जब ये नाविक एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते थे तो ये उनका विवरण भी लिखते रहते थे। तो उसी से एक विवरण मिला है। एक अज्ञात यूनानी नाविक है, ये यूनान का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, पत्तन किसे कहते हैं, बंदरगाह जहाँ पर जहाज वगैरह रुकते हैं, उन सभी के बारे में उसने उल्लेख लिखा है। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो। देखिए भरूच, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। देखिए भरूच के बारे में पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। बेरी गाजा जो था भरूच का यूनानी नाम था की कहानी। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। कि बेरी गाजा जो था एक पत्तन था, एक बंदरगाह था जहाँ जहाज चला पाना मुश्किल होता था क्योंकि ये शंकरी खाड़ी में था, गुजरात के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। देखिए ये सारी चीज़ें बेरी गाजा पत्तन से हमारे देश में मंगवाई जाती थीं। नेक्स्ट, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। निर्यात क्या होता है, हमारे देश से दूसरे देश में ये सारी चीज़ें भेजी जाती थीं, एक्सपोर्ट की जाती थीं। और आयात मतलब मंगवाई जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी। तो देखिए हमारे देश में इतना बड़ा हिमालय है, वहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत सारी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें भेजी जाती थी। और जंगल है, मध्य प्रदेश में पूरा जंगल है, हाथी दांत वहाँ बहुत मिलते थे, हाथी मिलते थे, तो गोमेद, ये सारी जंगलों से चीज़ें प्राप्त होती थी। सूती कपड़ा देखिए भेजा जाता था, रेशम और इत्र यहाँ से सब ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिक्के। देखिए सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे हम। सिक्के पर आधारित, ये पढ़ा था हमने, ऊपर पढ़ा नहीं था, ये कहानी थी। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। देखिए आहत सिक्के एक बार हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है। आहत सिक्के क्या होते थे,
ये सबसे पहले सिक्के होते थे जो अभी तक हमें सिक्कों के अवशेष मिले हैं हमारी हिस्ट्री में, हमारी इतिहास में। तो सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के होते थे। इन सिक्कों पर कुछ भी लिखा नहीं होता था, ये ठप्पे के द्वारा बनाए जाते थे जिस पर कोई आकृति बनी होती थी, जो करीब 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ये देखिए आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। देखिए कोई आकृति इन पर या चिन्ह बनाए जाते थे, वो भी ठप्पे से छापकर, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। ये देखिए, ये आप चित्र देख सकते हैं, ये आहत सिक्के हैं, इन पर कुछ लिखा नहीं है। ये देखिए, ये आकृति बनी है, ये आकृति बनी है, ये भी आकृति बनी है, ये देखिए, ये सब आकृतियाँ बनी हैं छापकर। नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनेक गतिविधियों के केंद्र, देखिए नगरों में अनेक गतिविधियाँ होती थीं, तो ये देख लेते हैं हम। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा इम्पोर्टेंट है। ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय के लिए एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये जो था व्यापार के मुख्य रास्तों पर स्थित था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। किलेबंदी वही जो चारों ओर प्राचीर से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना देते हैं शहर के, किलेबंदी बोलते हैं इसको। इनमें अनेक मंदिर थे। देखिए मथुरा में बहुत सारे मंदिर भी थे, तो ये धार्मिक केंद्र था। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीटेट में पूछा है ये कई बार कि मूर्तियां बनाने का केंद्र कौन सा था, तो वो मथुरा था। सीटेट ही नहीं, कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि कौन सा शहर मूर्तियां बनाने के लिए फेमस था, तो मथुरा। नेक्स्ट देखते हैं, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण अलग से आगे पढ़ेंगे हम कुषाणों के बारे में, इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। देखिए मथुरा धार्मिक केंद्र भी रहा है, मूर्तियां बनाने का केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, मथुरा में प्रस्तर मीन्स पत्थर के खंडों मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। अभिलेख क्या होता है? जो देखिए पत्थरों पर खुदवा कर जो लिखा जाता है वही अभिलेख है, जो स्त्रियां या तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि अशोक के काल के समय या उसके कुछ बाद जो कपड़े बनाने के केंद्र थे कौन कौन से थे, तो देखिए उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। तो ये दोनों जगह जो थे ये प्रसिद्ध केंद्र थे, फेमस थे ये कपड़े बनाने के लिए। यहाँ स्त्री पुरुषों दोनों काम करते थे। नेक्स्ट,
अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बना लेते थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है ये भी कि श्रेणी किसे कहते थे, तो ये शिल्पकार और व्यापारियों का संघ होता था श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। देखिए जो शिल्पकार होते थे, जो अपनी श्रेणियां बना लेते थे, समूह बना लेते थे शिल्पकार, वो लोग क्या करते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का वितरण करते थे, मतलब बांटने का काम, सेल करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थीं, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। देखिए ये श्रेणियां जो होती थी बैंक के रूप में भी काम करती थी। लोग इनको पैसे जमा करते थे कुछ समय के लिए और ये श्रेणियां उनको बाद में ब्याज सहित लौटाती थी और उस पैसे का ये किसी चीज़ में निवेश कर देते थे, इन्वेस्ट करते थे किसी काम को करने के लिए, और जो उससे लाभ होता था तो ये जमा करने वालों को उनके पैसे लौटा देते थे और ब्याज भी देते थे उस पर। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जैसे आज कमेटी बनाते हैं लोग, उसी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म निरीक्षण। ये इम्पोर्टेंट है। अरिकामेडु। अरिकामेडु क्या था देखते हैं, मानचित्र में दिया गया है। ये पदुचेरी के पास है अरिकामेडु। रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग देखिए 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। देखिए अरिकामेडु भी क्या था, एक बंदरगाह था, पत्तन था, जहाँ व्यापार मतलब जहाँ जहाज रुकते थे और उन जहाज़ों से रोम के साथ व्यापार होता था। रोम से एक कुछ चीज़ें मंगवाई जाती थीं और कुछ चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट की जाती थीं। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फोरा जो था क्या था। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। देखिए एम्फोरा क्या था, एक पात्र था इस टाइप से और इसमें दोनों तरफ से हत्थे लगे थे। साथ ही यह यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। देखिए इससे क्या पता लगता है कि यहाँ इटली के जैसे बर्तन मिले हैं। इससे पता लगता है कि देखिए वहाँ से यहाँ के कुछ संबंध थे, मतलब कि वहाँ की शायद वहाँ के लोग भी यहाँ पर बर्तन बनाते हों या व्यापार करते हों। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। किसे? एरेटाइन को। नेक्स्ट, कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। देखिए कपड़ों की रंगाई भी की जाती थी यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। तो ये सारे रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले ही साक्ष्य हैं। ये सब एम्फोरा, ये सब वहीं के बर्तन मिले हैं। अन्यत्र देख लेते हैं। मानचित्र में रोम को ढूंढो। रोम कहाँ है? इटली की कैपिटल है रोम। और पहले देखिए रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो तीन महाद्वीपों में फैला था। कौन कौन से? पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में और
दक्षिणी यूरोप का पूरा क्षेत्र जो था रोम साम्राज्य था। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक रोम साम्राज्य, और ये भूमध्य सागर के चारों ओर बसा हुआ था। देखिए पढ़ लेते हैं। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्या? रोम। कहाँ पड़ता है ये? यूरोप महाद्वीप में है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। देखिए ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, याद रखेंगे आप। रोम साम्राज्य जो था ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। देखिए अगस्टस यहाँ का राजा था। अगस्टस 2000 साल पहले का मतलब होता है 1 ईस्वी, लगभग 1 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थीं, जहां यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहां स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये एक्वाडक्ट है, एक सेतु है ये बना हुआ, जल सेतु बोलते हैं इसको। यहाँ से देखिए ये नहरों के ऊपर या नदियों के ऊपर बनाया जाता है और इससे क्या होता था, इससे स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी ले जाया जाता था। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, ये सब कब हुए थे? ये 2500 साल पहले, 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई? 2300 साल पहले, जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसी समय लगभग। अरिकामेडु का पत्तन करीब, जो अरिकामेडु पत्तन है ये 2200 से 2200 तथा 1900 साल पहले। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में 7th जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने अशोका वाले, उसमें मैंने आपको बताया था कि अरिकामेडु दिखाया था कि ये अरिकामेडु है, तमिलनाडु में पड़ता है ये बंदरगाह। मैंने आपको दिखाया था और बताया भी था कि ये इम्पोर्टेंट है और आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वही अरिकामेडु है। तो इतना ही चैप्टर है ये। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।